This call is now being recorded. इकोसिस्टम, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस, दो चीजें हमें कवर अप करनी है। इससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग मेंबर को, लिविंग एंटाइटी को बोल सकते हैं, और पॉपुलेशन इन जनरल हमने कंसीडर किया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। हालांकि अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज हो तो उसे आप पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज या इन जनरल कम्युनिटी बोल सकते हैं। जहां तक इकोसिस्टम की बात है, इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, और इसका जो इंटरेक्शन एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ है, हालांकि एबायोटिक एनवायरनमेंट में मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हमने पहले से पढ़े हुए हैं, तो उसी रेफरेंस में हमें इस चीज को पढ़ना है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, एक बायोटिक कम्युनिटी है। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और उस कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट से होगा, जो उनमें इंटर रिलेशनशिप आएगी, उसकी स्टडी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जहां तक हमें इकोसिस्टम की बात है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन a biotic community and its biotic community का मतलब population of different species हो गई, and its abiotic environment। अगर इकोसिस्टम को डिफाइन किया जाए तो स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी और उसका जो इंटरेक्शन उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ है, उसकी स्टडी को हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। जहां तक टर्म है इकोसिस्टम का, वो टेंसले ने दिया था। This was given by Arthur Tensley। नाम याद रखिएगा, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, कोई ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इकोसिस्टम के बारे में हो गया। अब जहां तक हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू बेसिक प्रॉपर्टीज। किसी भी इकोसिस्टम में ये दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होगी और दूसरा एनर्जी का फ्लो होगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मास फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, और ये फ्लो साइक्लिक मैनर में होगा, लेकिन एनर्जी का फ्लो साइक्लिक नहीं होता। तो अभी हम डिटेल में पढ़ नहीं है। दीज टू आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में जब एनर्जी होती है तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से होती है, और एज पर फिजिक्स एनर्जी और मास टू फॉर्म्स आप पढ़ते ही है। तो इकोसिस्टम में ये दोनों चीजें होना जरूरी है, चाहे मैन मेड इकोसिस्टम हो या नेचुरल इकोसिस्टम हो। एट लीस्ट ईच इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक प्रॉपर्टीज, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी। नाउ अगर हम इन जनरल टाइप्स की बात करें, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है, तो इकोसिस्टम को आप कैटेगराइज कर सकते हो। सिंपल है कि वो नेचुरल हो सकता है या मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है। आप इसको लिखेंगे तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, और दूसरा मैन मेड आएगा। जहां तक नेचुरल इकोसिस्टम की बात है, फिर आप चाहे तो इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक हो सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल में अगर कहा जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है,
ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल अगर लेने हो तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ये सब जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में आ जाएंगे ना। और अभी हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में आपको पता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी दो तरीके से है, या तो फ्रेश वाटर है या फिर मैरीन है। जो मैरीन है वो ओशियनिक इकोसिस्टम कहलाएगा। और जहां तक फ्रेश वाटर की बात थी, इसको भी हम चाहे तो दो में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेश वाटर आपको पता है कि एक फ्रेश वाटर जो है वो स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है ना। इसको कहते हैं लैंटिक इकोसिस्टम, ईएस इकोसिस्टम के लिए लिखा हुआ है। ये स्टैग्नेंट है। और एक कहलाता है लोटिक इकोसिस्टम, ये फ्री फ्लोइंग है। लैंटिक इकोसिस्टम में हमारे पास पॉन्ड आता है, पॉन्ड है, लेक है, डिचेस हैं। इन सब के जो इकोसिस्टम है वो लैंटिक है। पॉन्ड में फ्रेश वाटर है, रुका हुआ है। लेक में फ्रेश वाटर है, रुका हुआ है। कोई डिश बना हुआ है तो फ्रेश वाटर है, रुका हुआ है। हालांकि अगर लोटिक की हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से रिवर है, कैनाल है, इनको आप ले सकते हैं। रिवर हो गया, कैनाल हो गया, कोई स्ट्रीम हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग, इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो ये सब फ्री फ्लोइंग के एग्जांपल होगा। तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और एक्वेटिक के अंदर हमने फिर अलग अलग इकोसिस्टम को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया। जहां तक मैन मेड इकोसिस्टम की बात थी, वो सब जानते ही हैं, मैन मेड इकोसिस्टम एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। और इस मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप आर्टिफिशियल लेक मान सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। पॉन्ड और लेक एक्चुअली एक ही होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। पॉन्ड और लेक में जो फ्लोरा और फना, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स होंगे वो सेम होते हैं। दिस पॉन्ड स्मॉल साइज का है और लेक कंपैरेटिवली लार्ज साइज का है। तो कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड बना सकते हैं, या आर्टिफिशियल अगर देखा जाए तो लेक बनाई जा सकती है। तो ये इसके हिसाब से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। इवन एक एक्वेरियम भी अपने आप में आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो ये हमने इन जनरल टाइप्स पढ़ लिया, हालांकि ऐसे कोई टाइप्स दे नहीं रखे एनसीईआरटी में अलग से, बट फिर भी इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं तो हमने उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम इकोसिस्टम में जब पढ़ेंगे तो बुक में दिया हुआ है कि अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी फॉरेस्ट को, है ना, फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लांट अलग अलग हाइट के होते हैं, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा मींस लेयर होता है, और लेयर का बनना है स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगा। और लेयर कैसी बनी है, ये वर्टिकल है, बिकॉज डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं, है ना। ये शोज स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। ये क्यों बना है, फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैं, उनकी हाइट अलग अलग टाइप की है। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इस स्ट्रेटिफिकेशन में 5 डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है ना। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर शोज 5 डिफरेंट layers।
5 अलग अलग टाइप की लेयर। अब ये लेयर कौन कौन सी है हम उन लेयर के हिसाब से देखते हैं। जो सबसे पहली लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर जो कहलाती है, वो इसको हम फर्स्ट स्टोरी बोल सकते हैं। आप अगर एक चॉपर या एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से ऊपर फॉरेस्ट को देखेंगे तो ऊपर आपको केवल वो ट्री दिखाई देंगे जो फॉरेस्ट में डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज होती है। ये फर्स्ट स्टोरी कहलाती है इमर्जेंट लेयर, जो इमर्ज करके बाहर आ गए। किसी भी फॉरेस्ट का जो नाम दिया जाता है वो यूजुअली इसी हिसाब से, जैसे पाइन फॉरेस्ट है तो अगर पाइन फॉरेस्ट है इसका मतलब ये हुआ कि पाइनस के जो ट्रीज हैं वो डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज है। और जब आप किसी एरियल व्यू में किसी फॉरेस्ट को देखेंगे तो आपको पाइन के ट्रीज ही दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट में पाइन के अलावा कुछ और नहीं है, पाइन के अलावा भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, बट फॉरेस्ट को पाइन ट्री के हिसाब से ही जाना जाता है। तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट स्टोरी है, जो इमर्जेंट लेयर है, वो आएगी। ये किसी है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन टॉल अब इस एमरजेंट लेयर के नीचे जो प्लांट्स होंगे, इसके नीचे जो ट्रीज आएंगे, वो फिर सेकंड स्टोरी कहलाती है। इसको आप कैनोपी बोल, जो ये वाले ट्रीज हैं इमरजेंट लेयर, उन्होंने एक कैनोपी बना दी। अब उस कैनोपी के नीचे जो ट्रीज आएंगे वो सेकंड स्टोरी में आएंगे, है ना। इसमें क्या आएंगी, जो ओल्डर ट्रीज हैं, जो इससे पुराने हो गए या इससे छोटे हो गए, उनकी जो ब्रांचेस आएंगी वो, है ना, इज हैविंग टॉप, ऊपर की जो ब्रांचेस हैं, टॉप ब्रांचेस ऑफ, इसके नीचे जो ट्री आ रहे हैं वो शॉर्टर ट्रीज। ट्रीज ये भी है, ट्रीज ये भी है, बट इन ट्रीज ये छोटे हैं तो ये कैनोपी के नीचे आ जाएंगे। ये ट्री बनाया मान लीजिए ये, अब इस ट्री की कैनोपी के नीचे जो ट्री आएंगे वो सेकंड स्टोरी है, कैनोपी लेयर कहलाएगी। इस तरीके से आएगी। फिर जो थर्ड लेयर आएगी उसको हम अंडर स्टोरी कहते हैं। अब ये पूरे ट्री की दोनों लेयर मिला के हो गई। अब इनके नीचे जो आएंगे प्लांट्स वो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है, हैविंग डिम सनलाइट, ज्यादा रोशनी नहीं आती। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है बिकॉज ऑफ दीज टू, इसलिए जो मैक्सिमम लाइट है वो यही दोनों स्टोरी के जो प्लांट है, फर्स्ट और सेकंड स्टोरी के जो ट्रीज हैं वही कवर अप कर लेते हैं। तो उसके नीचे जो प्लांट्स होंगे उनको लाइट कम मिलेगी। तो अंडर स्टोरी में वो प्लांट्स आएंगे जो डिम लाइट को रिसीव करते हैं ना, दे आर हैविंग डिम सनलाइट एंड विद डार्क ग्रीन लीव्स। डार्क ग्रीन लीव्स क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है इनमें, हाई क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा तो लाइट कम आ रही है, बट उसको क्लोरोफिल ज्यादा करके प्लांट ने कंपनसेट किया। क्लोरोफिल ज्यादा लाइट को ट्रैप करेगा तो अकॉर्डिंगली फोटोसिंथेसिस कराएगा। इनके अंदर बेसिकली जो प्लांट्स आते हैं वो लाइनास हैं। लाइनास वुडी क्लाइंबर कहलाते हैं। लाइनास मैंने आपको कमेंसलिज्म में पढ़ाया था पिछली क्लास में। और इसके अलावा ऑर्किड्स आ सकते हैं। ऑर्किड्स एपीफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, प्लांट के ऊपर प्लांट है। ये भी मैंने आपको जो है वो इस पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि एडॉप्टेशंस एपीफाइट्स के अंदर क्या है। तो लाइनास और ऑर्किड्स टाइप के जो प्लांट है जो इनकी ब्रांचेस पे ग्रो कर जाएंगे, वो लाइट कम है इसलिए लीफ डार्क ग्रीन कलर की है बिकॉज ऑफ हैविंग हाई क्लोरोफिल कंटेंट, और वो जो लेयर बनाएंगे वो अंडर स्टोरी कहलाएगी। इसी तरीके से अंडर स्टोरी के नीचे जो चौथी लेयर आएगी वो श्रब लेयर कहलाती है। श्रब लेयर के अंदर लेस सनलाइट है और उसके हिसाब से जो प्लांट्स आ जाएंगे वो, और लास्ट में जो लेयर आएगी वो ग्राउंड लेयर है, ऑलमोस्ट नो सनलाइट। तो लाइट की अवेलेबिलिटी
के हिसाब से ये 5 अलग अलग टाइप की लेयर एग्जिस्ट करती हैं, और ये लेयर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, बिकॉज हम हाइट के हिसाब से जो है वो अलग अलग लेयर कंसिडर कर रहे हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको चीजें जो है वो याद रखनी है। फिर इसके बाद बुक में एक एग्जाम्पल दिया, ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आप मान सकते हैं कि हमने एक टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल ले लिया। देन इसके बाद आपकी बुक में लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो यूनिक चीज है वो हमने पढ़ ली। अब आपकी बुक में स्ट्रक्चर दिया है पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें वैसे तो फूड चेन जब भी हम पढ़ने वाले हैं कि मेन एबायोटिक और बायोटिक अलग अलग टाइप के फैक्टर्स आएंगे, वो पॉन्ड या लेक में भी प्रेजेंट होते हैं। बट फिर भी एक जर्नलाइज दिया है कि पॉन्ड और लेक अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम है ना। इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है वो अपने आप रेगुलेट होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई और नहीं चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉन्ड और लेक का फ्लोरा एंड फाना सेम रहते हैं, बस उनका जो है आप कह सकते हैं साइज के बेस पे उनको अलग किया। दोनों ही फ्रेश वाटर है, दोनों ही स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है। तो उसके हिसाब से ये आपको पॉन्ड और लेक के बारे में जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा। उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि किसी प्लांट या एनिमल का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये समझाया गया जो अभी हम इकोसिस्टम में पढ़ने वाले हैं कि इकोसिस्टम के अंदर अगर मान लेते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें हैं, तो एबायोटिक फैक्टर आप पढ़ चुके हैं, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, ये सब पॉन्ड में भी प्रेजेंट होगा। और जो बायोटिक कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अभी हम पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि पॉन्ड में किसी की डेथ हो गई है तो डेड बॉडी बाहर जाएगी, वो डेड बॉडी पॉन्ड के बॉटम पे जाके डिकम्पोज हो जाएगी, और डिकम्पोजिशन के बाद फिर से जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे वो दोबारा से प्लांट्स में चले जाएंगे। तो एक पॉन्ड के अंदर जो है वो पूरी साइकिल जो है वो रेगुलेट होती रहती है। डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी भी इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शन से एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम के बारे में आप एक पैराग्राफ दिया हुआ है जर्नल, वो एनसीईआरटी से रीड करिएगा, है ना। फिर जहां तक बात है कि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें, तो जो 4 बेसिक प्रॉपर्टी है, फंक्शंस मान सकते हैं आप, ऑफ इकोसिस्टम, वो कौन कौन से हैं। एक मैंने आपको बताया कि एक न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होगी, दूसरा एनर्जी का फ्लो, थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ इज डिकम्पोजिशन। जो बेसिक फंक्शंस आएंगे वो ये है ना। इसके अलावा जो फंक्शंस अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भी मैं यही लिख देता हूँ कि जो अदर फंक्शंस आएंगे, अदर फंक्शंस एनसीईआरटी में दिए तो हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। उन फंक्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उनमें अभी आप ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके बाद फूड चेन एंड फूड वेव है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाते हैं। बाकी ये 4 फंक्शंस तो वही है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये सब है। इसके अलावा हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ना है। ये चीजें तो हमें ये 8 फंक्शंस आप कह सकते हैं जो चैप्टर में डिटेल आपको पढ़नी है कि इकोसिस्टम के बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से बेसिक कौन सा है, तो ठीक है वो ऑप्शंस हो गए। बट अगर आप टोटल फंक्शंस या टोटल हेडिंग्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर में अभी में पढ़नी है, वो ये सारी है।
अब इससे पहले हम एक इकोसिस्टम का जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एबायोटिक फैक्टर होंगे और बायोटिक होंगे, क्योंकि इकोसिस्टम की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि बायोटिक कम्युनिटी की स्टडी उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। हालांकि हम मेजर एबायोटिक फैक्टर करके हेडिंग पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक ओवरव्यू लेना चाहें तो आप इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। सो जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, मैं आपको एक समरी अपने हिसाब से बना देता हूँ। हेडिंग आगे पीछे हो सकती है एनसीईआरटी से, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसी भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, और एक बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स होंगे। एबायोटिक को हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर है, फिर उसके बाद वाटर था, फिर उसके बाद हमने लाइट पढ़ा था, फिर हमने सॉइल पढ़ा था। अगर हम चाहें तो इनको फिजिकल और केमिकल अलग अलग कर सकते हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके अलावा नेचुरल फायर एंड ग्रेजिंग, ये भी एबायोटिक फैक्टर में ही आते हैं। और इसके अलावा कोई और भी आप कंसिडर करना चाहें तो एक्सेट्रा। केमिकल फैक्टर में क्या क्या आते हैं? वाटर, वाटर में जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी वजह से पीएच आएगी, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर आप सॉइल में ले या वाटर वाटर की फॉर्म में ले, वो डिपेंड करता है। क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो पानी हो गया, और सॉइल है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर होगा। और इसके अलावा कोई टॉक्सिक कंपोनेंट अगर है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं इफ प्रेजेंट, बिकॉज ये हर जगह तो नहीं होते, लेकिन जैसे एक बार क्वेश्चन कभी आया था कि किसी इंडस्ट्री के हिसाब से अगर कहा जाए तो इंडस्ट्री वो एफ्लुएंट बहुत लंबे टाइम से रिलीज कर रही है, देन प्रेजेंस ऑफ दैट एफ्लुएंट इज कंसीडर्ड एज केमिकल फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, है ना, वो केमिकल कंपोनेंट कहलाएगा और वो उस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा। अगर 100 ईयर ओल्ड कोई फैक्ट्री है और वो लगातार 100 ईयर से कोई केमिकल रिलीज कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उस सॉइल में या उस पानी में कोई और प्लांट एनिमल नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो इसका मतलब है उस केमिकल की प्रेजेंस को वो टॉलरेट कर चुके हैं, वो एक्वायर कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में वो केमिकल इकोसिस्टम का पार्ट कहलाएगा, है ना, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट कहलाएगा। तो ये आपको याद रखें, इन सब के बारे में वैसे भी पढ़ चुके हैं। जहां तक बायोटिक कंपोनेंट्स की बात है, ये देख लेते हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, इनका ट्रॉफिक लेवल अपना है, तो ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ मींस फूड लेवल। अभी हम पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, जिसमें डिफरेंट ट्रीज आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर आ जाएंगे, जो भी है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सब आपको देखने हैं। एक रेयर केस में फोटोसिंथेसिस के अलावा, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि दे कैन प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन वे, और उसमें प्रोसेस चाहे फोटोसिंथेसिस हो या कोई कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो। अगर कोई सॉइल में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो वो प्रोड्यूसर का पार्ट कहलाएगा, हालांकि वो फोटोसिंथेसिस ना करके कीमोसिंथेसिस करता है। तो प्रोड्यूसर्स अभी हम जनरल लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से लिख लेते हैं कि जो ट्रीज हैं वो आ
आ जाएंगे, यहाँ पे जो श्रब्स हैं वो आ जाएंगे, जो ग्राउंड पे फ्लोरा है प्लांट्स वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो भी आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिंथेसिस कर सकते हैं आइदर बाय फोटोसिंथेसिस और बाय कीमोसिंथेसिस, तो उनको हम प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। दूसरे जो नहीं कर सकते वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और इनका ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट है, इसलिए इनको इन जनरल हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये तो फूड एनर्जी अपना डेफिनेशन नहीं लिखी, इसका मतलब है कि दे ऑब्टेन एनर्जी या फूड बाय देयर ओन वे, और यहाँ पे लिखेंगे तो दे ऑब्टेन फूड और एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर से मिलेगा तो उसके हिसाब से वो कंज्यूमर कहलाएंगे। अब इनका ट्रॉफिक लेवल अलग अलग है तो डिपेंड करता है, ये हर्बीवोर हो सकते हैं जिनको आप प्राइमरी कंज्यूमर बोलोगे, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, जैसे किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैबिट हो गया तो रैबिट एक अगर देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, है ना। इसी तरीके से फिर जो हर्बीवोर से एनर्जी लेंगे वो कार्निवोर हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। इवन फिर उसके हिसाब से कार्निवोर सेकंड भी हो सकता है, बिग कार्निवोर, ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए। इस तरीके से लिखना है आपको। एनिमल्स तो दो ही कैटेगरी में आएंगे ना, हर्बीवोर एंड कार्निवोर। ऑमनीवोरस का जो ट्रेंड है, तो ऑमनीवोरस एक्चुअली इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, सो ह्यूमन इज नॉट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जितने भी सोशल एनिमल्स हैं वो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज हम अपनी स्किल्स को यूज करके वेज नॉन वेज दोनों तरीके से ऑमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। ऑमनीवोरस कैटेगरी इकोसिस्टम में नहीं आती। इकोसिस्टम में या तो हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस है, या फिर डेड मैटर पर फीड करेंगे तो डेट्रीवोरस कहलाएंगे, डिकम्पोजर्स। तो उस हिसाब से आपको अगर ग्रास लैंड के हिसाब से लिखना हो तो ये ग्रासेस हो गई। यहाँ पे कोई रैबिट मान लीजिए, रैबिट को फीड करने के लिए कोई फॉक्स है, फॉक्स के लिए ऊपर कोई लायन है, उस हिसाब से ये फूड चेन आगे बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जो थर्ड कैटेगरी है वो डिकम्पोजर्स, जो डेड मैटर से एनर्जी देते हैं वो डिकम्पोजर्स, इनको आप डेट्रीवोर्स कह सकते हैं। प्लांट्स में अगर आपको याद हो तो ये सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक एनिमल से सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है ना, ऑब्टेन फूड या एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो एनर्जी लेंगे वो डेट्रीवोरस है, डेट्राइटस से जो एनर्जी लेंगे वो कहलाएंगे। बाकी ये भी इजी है तो आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, मैंने कोई एग्जांपल ऐसे मेंशन नहीं किया। बस बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और ए बायोटिक में फिजिकल और केमिकल फैक्टर। इसी ए बायोटिक का और ये बायोटिक कम्युनिटी हो गई, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसी की स्टडी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में ये इंटरेक्शन की स्टडी किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये ध्यान में रखें। अब हम पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ही पढ़ने हैं, इकोसिस्टम के फंक्शंस जो मैंने अभी लिखे। एनसीईआरटी के हिसाब से प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मास फ्लो, एनर्जी फ्लो, और बाकी भी हमने लिखे वो सब चीजें हम वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं, हमें जो अपना सीक्वेंस ठीक लगता है उसके हिसाब से। सबसे पहली चीज जो आएगी फर्स्ट, वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें एक्चुअली 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन आता है कि कोई फूड चेन दे दी गई और उसमें कहा गया कि इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फूड लेवल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड का जो लेवल होगा वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। जैसे अभी आपने लिखा ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब उनका ट्रॉफिक लेवल अपना है, वो कहीं से फूड नहीं ले रहे, खुद बना रहे थे। हेट्रोट्रॉफ क्योंकि डिफरेंट टाइप का था, हेट्रो
मीन्स डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर 1, कार्निवोर 2, कार्निवोर 3, इस तरीके से। एंड डेट, सेप्रोट्रॉफ, सेप्रो मतलब डेड के लिए होता है, तो डेड मैटर जिनका फूड बनेगा वो उस हिसाब से। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फूड लेवल। अब जैसे मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि कोई फूड चेन दी हुई है, लाइक ग्रास, इसके ऊपर रैबिट है, इसके ऊपर फॉक्स मान सकते हैं चलिए, और फिर हम लायन कंसिडर कर सकते हैं। तो ग्रास आपको पता है कि ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर को आप लिखोगे तो ये कंज्यूमर फर्स्ट कहलाएगा। ऐसे फिर उसके बाद ये कार्निवोर है, कार्निवोर फर्स्ट और कार्निवोर सेकंड। तो ये कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, तो अब आप इसको लिखेंगे तो ये कंज्यूमर सेकंड है, और ये कंज्यूमर थर्ड है। अभी तो मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो इसलिए मैंने सारा लिख दिया है, बाकी आप इन शॉर्ट आपको पता ही है कि कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें जंगल में जाके ये देखना है कौन किसको खाता है, बट ठीक है, जो दिया जाता है एग्जाम में या जो आते हैं क्वेश्चन में चीजें, आप अपनी समझ से कर सकते हैं कि कौन किसका सोर्स है। अब अगर आप ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे तो क्योंकि ये प्रोड्यूसर है तो इसका ये इट ऑक्युपाइज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल है। तो इन जनरल जब आप फूड चेन बनाएंगे तो ट्रॉफिक लेवल इस तरीके से आएंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता, सिर्फ लिखा होता कि एक इकोसिस्टम के अंदर डियर जो है वो लाइन के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है ना, लाइन चेज एंड किल द डियर एंड कंज्यूम इट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ लाइन। तो ठीक है कि लायन ने डियर को कंज्यूम किया तो डियर हो गया और लायन हो गया, डियर हर्बीवोर है और लायन कार्निवोर है, लेकिन डियर फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, डियर एक हर्बीवोरस एनिमल है, तो मेंशन हो या ना हो डियर डेफिनेटली जो फूड लेगा वो ग्रास से ही लेगा, तो डियर सेकंड नंबर पे आएगा, लायन थर्ड नंबर पे आएगा। आप डियर को फर्स्ट और लायन को सेकंड मत कर दीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होगा, हर्बीवोर का ट्रॉफिक लेवल सेकंड होगा, उसके बाद कार्निवोर के आएंगे, कार्निवोर जितने ज्यादा होंगे अकॉर्डिंगली ट्रॉफिक लेवल 3, 4, 5 इस तरीके से आ सकता है। बहुत ज्यादा लंबी फूड चेन नहीं होती, 5 या 6 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते किसी भी इकोसिस्टम में। फूड चेन छोटी से छोटी रखी जाती है, ऐसा क्यों होता है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज है कि किसी का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो प्रोड्यूसर का फर्स्ट होगा, कंज्यूमर में हर्बीवोर का सेकंड होगा, और फिर कार्निवोर का कोई भी ट्रॉफिक लेवल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फूड चेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। देन फिर एक नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है स्टैंडिंग बायोमास या स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, और एक वर्ड आएगा भी स्टैंडिंग स्टेट। दो चीजें, स्टैंडिंग क्रॉप या बायोमास क्या है, इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर है बायोटिक वो बायोमास हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग मैटर है एबायोटिक वो स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगी, है ना, गिवन एरिया में पर यूनिट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अमाउंट टोटल, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर per unit area per unit time in an ecosystem. ऐसे ये कहलाएगा अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। in an ecosystem. तो सिंपल डेफिनेशंस हैं स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग
बायोमास दोनों ही पूछी जाती हैं, दोनों ही नीट में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आता है फिर हमारे पास, ये तो हो गया ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या है और उसके बारे में हमने चीजें पढ़ी। अब इसके बाद जो चीज आएगी वो हमें देखनी है। Now, जो सीक्वेंस है, दैट सेकंड इज फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट। फूड चेन क्या कहलाता है? अब ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर लिखा है ग्रास रैबिट फॉक्स लाइन, तो ये फूड चेन लिखी हुई है। सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, या तो एक दूसरे को खाते चले जाने का जो सीक्वेंस है वो कहलाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ फूड है, फूड की चेन है तो फूड का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम। दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो फूड चेन क्या कहलाएगा? फूड चेन इज ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल को to the next in an ecosystem। या आप लिख सकते थे कि ये सीक्वेंस है ईटन एंड बीइंग ईटन, एक दूसरे को खाते चले जाने का जो सीक्वेंस है वो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो फूड चेन कहलाता है। अब फूड चेन अलग अलग होती है, मतलब फूड चेन लिंक्ड होती है आपस में अगर लिंक्ड होगी तो फिर उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक इंटरलॉकिंग आ जाती है। तो जो फूड चेन की इंटरलॉकिंग है वो फूड वेब कहलाता है। फूड वेब क्या है? इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन की जो इंटरलॉकिंग होगी आपस में, है ना, जैसे मान लीजिए ग्रास है, अब ग्रास से लाइन इस तरीके से भी है, यहाँ पे ग्रास से आप डियर बना लीजिए, डियर से डायरेक्टली लाइन चाहिए, तो लाइन जो इसमें चौथे नंबर पे आ रहा है, अगर आप ग्रास डियर और लाइन लिखोगे तो लाइन थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी, आपस में फूड चेन जो है वो उलझ जाएंगी, तो उसके हिसाब से उसको हम फूड वेब बोल देंगे। नेचर में फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं होता कि फिक्स है कि जी लायन को फूड फॉक्स से मिलेगा, वो डियर से नहीं ले सकता, ये पॉसिबल नहीं है, या डियर से मिलेगा फॉक्स से नहीं ले सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लायन केवल हार्बीवोरस एनिमल को फीड करेगा, कार्निवोरस को नहीं। वो हार्बीवोर को भी कर सकता है, कार्निवोर को भी कर सकता है, ये उसकी चॉइस है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है, जो उसे ठीक लगेगा उस तरीके से। तो इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन को हम इकोसिस्टम में फूड वेब कहते हैं। नेचर में यूजुअली फूड वेब ही ऑपरेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट। अब ये भी चीजें आएंगी कि जैसे आता है कि कंप्लीट फूड चेन क्या है या इनकम्प्लीट फूड चेन क्या है ना, साइज ऑफ द फूड चेन क्या है, पॉपुलेशन का साइज किस हिसाब से वेरिएबल होता है, तो ये सारी बातें भी आती हैं ना। जब दो या दो से ज्यादा की इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो उसके हिसाब से फिर वो फूड वेब आ जाएगा, तो ये आपको फूड वेब में आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन है। टाइप्स में जो सबसे पहले आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करने से स्टार्ट होगी, है ना। इट इज बेस्ड ऑन प्रेडेशन। प्रेडेशन आप पीछे पढ़ी चुके हैं फूड चेन। तो पहला कहलाएगा ग्रेजिंग और प्रेडेशन। प्रेडेशन पे बेस है तो प्रेडेटरी आप लिख सकते हैं, तो ग्रेजिंग और प्रेडेटरी फूड चेन कहलाएगी, व्हिच डिपेंड्स ऑन प्रेडेशन। ये प्रेडेशन के हिसाब से सबसे कॉमन टाइप की यही है, इन्वॉल्व्स
प्रिडेशन। प्रिडेशन आपने पढ़ा ही था कि ये प्रे प्रेडेटर वाला केस है। प्रे प्रेडेटर वाला केस आएगा तो फिर वो फूड चेन क्या कहलाएगी, ग्रेजिंग कहलाएगी। जैसे ये ऊपर बना हुआ है तो ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम का है, अलग अलग इकोसिस्टम के लिए अलग अलग बना सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओशियनिक इकोसिस्टम के लिए भी अलग अलग बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन अलग अलग तरीके से हो सकती है। इसमें बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम ग्रेजिंग फूड चेन ही पढ़ रहे हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम की जब आप फूड चेन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रोड्यूसर है। इसके बाद जो एनिमल्स आएंगे वो जूप्लैंक्टन। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें स्मॉल क्रस्टेशियंस आते हैं। फिर इसमें स्मॉल फिश आ जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस आ गया, ये पॉन्ड के लिए बन गया है ना। अगर मान लीजिए ये लेक इकोसिस्टम होता या ओशियन होता तो फिर आपको पता है कि स्मॉल फिश के अलावा वहाँ पे लार्ज फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो एक वाला केस भी आ जाएगा, है ना। अगर पॉन्ड की जगह मान लीजिए ये मैरीन इकोसिस्टम है, मैरीन को आप ओशियन इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हो। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फाइटोप्लैंक्टन आएगा, फिर जूप्लैंक्टन आएगा, फिर उसके बाद से स्मॉल क्रस्टेशियंस आएंगे, फिर इसके हिसाब से स्मॉल फिशेस, और फिर इसके ऊपर लार्ज फिश आ जाएगी। ये मैरीन इकोसिस्टम के लिए आ गया है। इसी तरीके से अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर आपको पता ही है कि फिर ग्रासेस, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ग्रास है, रैबिट, फॉक्स, लायन, ये जो जितनी एग्जाम में आई है वो आप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी यूज करते ही है। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट है तो फिर उसके हिसाब से वो फ्रॉग में जा सकता है, फ्रॉग को फीड करने के लिए। स्नेक है, स्नेक को फीड करने के लिए ईगल है, ईगल लिख लीजिए, पिकॉक लिख लीजिए, दोनों ही स्नेक को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं ना। इवन कोई बर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रास है, तो मान लीजिए ये ग्रास है तो मैं ग्रास से मान लेता हूँ, यही बना लेता हूँ कि ग्रास से आप कोई भी इंसेक्ट कंसिडर कर लीजिए। इंसेक्ट्स के लिए आपने लिखा था फाइटोफाइगस, पिछली क्लास में था कि जो प्लांट के सैप पे फीड करते हैं वो फाइटोफाइगस इंसेक्ट्स कहलाते हैं। और फिर हमने लिखा था कि इंसेक्ट्स जो है वो बर्ड्स, कैटल के ऊपर जो है वो बर्ड्स बैठी हुई हैं, तो जैसे वो ग्रेस कर, तो बर्ड्स आ गई, तो ये, और बर्ड के ऊपर आप चाहें तो हॉक बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ही अलग अलग फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कुछ फूड चेन के एग्जाम्पल हो गए। अब फूड चेन को हम हमेशा छोटा रखते हैं। छोटा क्यों रखते हैं, अभी हम एनर्जी फ्लो आगे पढ़ेंगे। तो एनर्जी फ्लो की लिमिटेशंस है कि एनर्जी फ्लो जब होगा तो लीनियर मैनर में होगा, और एनर्जी फ्लो 10% लॉस, 10% के हिसाब से होता है, 90% लॉस होता जाता है। तो जितनी लंबी फूड चेन आप बनाएंगे उतनी लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको एनर्जी कम मिलेगी, और हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि एनर्जी ज्यादा मिल जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फूड चेन को छोटे से छोटा ही रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टर फूड चेन प्रेफर्ड हो जाती है। चलिए लास्ट में लिख लेंगे। ये हमारे पास हो गया पहली कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी जो प्रेडेशन पे बेस्ड थी, तो वो ग्रेजिंग या प्रेडेटरी फूड चेन कहलाएगा। नाउ सेकंड वन, पैरासिटिक फूड चेन हो सकती है। जो पैरासिटिज्म पे बेस होंगी। पैरासिटिज्म होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन था।
और ये बेसिक डिफरेंस था दोनों में, प्रेडेटर और पैरासिटिज्म दोनों का जो सिंबल था वो प्लस माइनस था, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। बट प्रेडेशन में प्रे की डेथ होना कंपल्शन है और पैरासाइट के लिए होस्ट का सर्वाइवल कंपल्शन। तो दोनों तरीके से अगर किसी फूड चेन के अंदर कोई पैरासाइट इन्वॉल्व हो गया, अगर पैरासाइट इन्वॉल्व हो जाएगा तो फूड चेन क्या कहलाएगी? पैरासिटिक फूड चेन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ग्रासेस है, ग्रासेस को फीड करने के लिए कैटल्स हो गए और कैटल्स की बॉडी पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पैरासाइट है, न्यूमोकॉकस लिख लीजिए। तो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया पैरासिटिक फूड चेन के अंदर आ जाएगा। इवन एक ट्री, सिंगल ट्री भी इकोसिस्टम होता है। ट्री ले लीजिए, ट्री पे डिपेंड करने वाली बर्ड्स हैं और बर्ड्स के ऊपर जो है वो एक्टोपैरासाइट्स होते ही है। या आप कैटल के ऊपर लीच लिख सकते थे, अगर लीच कैटल के प्रोडक्ट को फीड कर रही है और कैटल ग्रास को फीड कर रहा है, कोई भी पैरासाइट अगर किसी फूड चेन के अंदर आ गया तो वो पैरासिटिक फूड चेन का एग्जांपल बन जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद जब आएगा तो ये साइज के हिसाब से हो गया और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पैरासिटिक फूड चेन के बारे में याद रखना है। और एक थर्ड कैटेगरी जो आएगी वो डेट्राइटस, जो डेड मैटर से स्टार्ट होती है वो डेट्राइटस कहलाती है। तो डेट्राइटस फूड चेन होगी या इसको आप सेप्रोट्रॉफिक कह सकते हैं। जो डेट्राइटस पे इन्वॉल्व होती है वो है ना, इट प्रोसीड्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से आएगी तो ये जैसे लिटर होता है, लिटर फ्रेशली डिकम्पोज अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है। लिटर पे फीड करने के लिए अर्थवर्म है, अर्थवर्म के डेथ के बाद इस पे फंगी फीड कर सकती है और फंगी के डेथ के बाद इन पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो ये डेट्राइटस फूड चेन हो गई ना। लेटर क्या कहलाता है? लेटर अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। तो ये तीन अलग अलग टाइप की फूड चेन है, तो मैंने आपको बताया। फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आपको पता ही है कि फूड चेन में प्रेडेशन और पैरासिटिज्म आ रहा है और उन दोनों का आपने पढ़ा ही था कि पैरासिटिज्म का रोल था कि वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, पॉपुलेशन की या इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर पैरासिटिज्म होगा तो फिर आपने पढ़ा था कि पैरासिटिज्म प्रोवाइड फ्री लॉगिंग इन मील्स, है ना। वो एक तरीके से एवोल्यूशन है उन ऑर्गेनिज्म का, पैरासाइट्स का, जो उनको फ्री लॉगिंग इन मील्स प्रोवाइड करते हैं। और फूड चेन अगर नहीं होगी तो एक जो एनर्जी का ट्रांसफर या जो मास का फ्लो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो फूड चेन की अपनी इंपॉर्टेंस भी है। जो बात मैंने अभी बोली थी कि इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो नेचर में फूड चेन जो है वो छोटी रखी जाती है सो दैट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिल सके, है ना। शॉर्टर फूड चेन आर प्रेफर्ड। कोई भी हो, ग्रेजिंग हो, पैरासिटिक हो या डेट्राइटस हो, दे आर प्रेफर्ड ओवर लॉन्गर फूड चेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि शॉर्टर फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल कम हो जाएंगे। ट्रॉफिक लेवल कम होंगे तो एनर्जी का वेस्टेज भी कम होगा। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है ना। फूड चेन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी कंप्लीट फूड चेन का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर जो चीजें हैं वो सब इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो अलग अलग लेवल आपने पढ़े वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये रहेगा। और एक ये कि अगर आप ट्रॉफिक लेवल एक से ज्यादा ले जाओगे तो जो लास्ट या जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑब्वियसली कार्निवोर आएंगे, तो वो उनका जो पॉपुलेशन साइज है वो यूजुअली कम होता है। जैसे अगर आप लायन की बात करेंगे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में,
तो उसमें ये था कि जो ट्रॉफिक लेवल लास्ट में आएंगे लायन, तो लायन की पॉपुलेशन बहुत कम है नंबर के हिसाब से अगर बात की जाए, एज कम्पेयर टू रैबिट या एज कम्पेयर टू ग्रासहॉपर अगर देखा जाए, फिर ईगल की पॉपुलेशन कम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन साइज जनरली डिक्रीज करता है जब आप ट्रॉफिक लेवल में आगे जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस कैसे, विद rise in trophic level। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि जो टॉप कार्निवोर है दे आर वेरी फ्यू। फॉर एग्जांपल जो टॉप कार्निवोर्स हैं आर वेरी फ्यू। तो ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस के हिसाब से कि फूड चेन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने अलग अलग फूड चेन ली, इसके अलावा भी कुछ और किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं। फूड चेन का कोई डेफिनेट नहीं है कि ये वाली फूड चेन स्लैबस में है और ये वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, अलग अलग इकोसिस्टम है, उनके लिए आप कोई भी फूड चेन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। बस फूड चेन में ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, और दोनों की डेथ एंड डिके के बाद उनके डेट्राइटस से जो फूड चेन स्टार्ट होगी वो बेसिकली डिकम्पोजर का पार्ट होगा। तो ये हमारे पास फूड चेन और साइड बाय साइड फूड वेब के बारे में हो गया। सेकंड कैटेगरी थी फूड चेन एंड फूड वेब, वो हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद फूड चेन और फूड वेब को वैसे तो हमने पढ़ा, बट अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं, तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो पिरामिडल शेप का आएगा। फिर उन्हीं पिरामिड्स को हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास टॉपिक है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। इनको एल्टॉन ने दिया था नाम, है ना, तो इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड्स। किसने ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एल्टॉन ने दिया था। 1927 है, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, पढ़िए। और ये है क्या? दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। अलग अलग फूड चेन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो पिरामिड कहलाएगा। ये आपको याद है। पिरामिड बनाने के लिए रूल है कि प्रोड्यूसर्स ऑक्युपाई द बेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो पिरामिड का हमेशा बेस ऑक्युपाई करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर है वो ऑब्वियस है कि वो अपेक्स पे आ जाएंगे। जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो ऑक्युपाई करेंगे द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। पिरामिड केवल फूड चेन का बन सकता है, फूड वेब का नहीं बन सकता, है ना। एप्लीकेबल टू ओनली वन फूड चेन at a time, not applicable to food web। और मल्टीपल फूड चेन कह सकते हैं। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे अगर आप दो फूड चेन ले तो आप उसका कॉमन पिरामिड नहीं बना सकते। एक ही टाइम पे अगर आपने कोई फूड वेब लिया है तो भी उसका पिरामिड नहीं बन सकता। पिरामिड हमेशा एक सिंगल फूड चेन का बनेगा। अब मैंने भी बोला कि एक सिंगल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, किसी डियर है तो वो सिर्फ लायन के लिए अवेलेबल है। कोई भी बिग या लार्ज कार्निवरस एनिमल डियर पे फीड कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इंसेक्ट्स केवल फ्रॉग का फूड बनेंगे, इंसेक्ट्स बर्ड का फूड भी बन सकती है। इंसेक्टिवरस बर्ड भी होती है, इंसेक्टिवरस फ्रॉग भी है।
इवन स्नेक भी जो है वो इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का सोर्स या फूड बन सकता है। तो फिर अगर देखा जाए तो क्योंकि हमें स्टडी करनी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एक्यूरेसी लेके आनी है, ये मोर एक्यूरेट है रादर देन सिंपल हाइपोथेटिकल फूड चेन। मैंने बोला कि ग्रास को रैबिट ने खाया, अब आपने ग्रास का मास कितना था, ग्रास में कितनी एनर्जी थी, तो जब आप डेटाबेस की बात करेंगे तो फिर उसके हिसाब से कोई शेप आएगा एंड दैट शेप इज पिरामिडल। इसलिए अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अपनी इंपॉर्टेंस आ गई है। ये आप कह सकते हैं ऑथेंटिक वे है किसी भी फूड चेन को स्टडी करने का, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए जाते हैं। अब पिरामिड बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो नंबर और मास तो है ही, वो तो आपको पढ़ना ही है। एनर्जी और मास तो होते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर का भी पिरामिड बनाया जाता है। तो पिरामिड अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब टाइप्स किस हिसाब से बनाएंगे अपने? पहला टाइप क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर। एक नंबर का पिरामिड बनेगा, एक मास का बनेगा और फिर एक एनर्जी का बनेगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब पिरामिड का भी कोई ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी ने बना के तो दिखाए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा कोई स्पेसिफिक मतलब आपको याद नहीं रखना। यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 18,000 है। आपको बस एक सीक्वेंस देखना है कि पिरामिड का शेप ओवरऑल क्या आएगा, या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा या दोनों के बीच का कुछ आ जाएगा। एल्टॉन ने ऑलमोस्ट हर एक इकोसिस्टम का पिरामिड बना के देखा था, उसके बाद ही इसको जो है वो फाइनलाइज किया। तो हम सारे पिरामिड तो नहीं बना के देख सकते, बस एक समझने के हिसाब से जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको देख लेते हैं। अब जैसे पिरामिड ऑफ नंबर है, मैं पहले कुछ इकोसिस्टम के नाम लिख लेता हूँ जो मुझे यूज करने हैं, या जिनको अभी आपने जिनकी फूड चेन को आपने पिछले पेज पे लिखा था उसको आप कंसिडर कर लीजिए। तो जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक आप पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम ले लीजिए, आप चाहे तो ओशियन इकोसिस्टम ले सकते हैं। एक सिंगल ट्री भी इकोसिस्टम होता है, और आप चाहे तो एक फॉरेस्ट कंसिडर कर लीजिए, फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास अलग अलग इकोसिस्टम हो गए, हम इन्हीं के हिसाब से पिरामिड बना देंगे। अब हम मान लीजिए पिरामिड ऑफ नंबर बना के देखते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर जब आप बनाएंगे तो कैसा आएगा? ग्रासलैंड की फूड चेन क्या थी? ग्रासेस बेस पे आएंगी, क्योंकि ये रूल है प्रोड्यूसर को आपको बेस पे रखना है। ग्रासेस का नंबर अनकाउंटेबल होगा, बिकॉज अगर एक छोटे से एरिया में भी आप ग्रास का नंबर काउंट करोगे तो 1000 से ज्यादा प्लांट्स आ जाएंगे। तो ग्रासेस और उससे कम नंबर रैबिट का आएगा। अभी हमने लिखा था पॉपुलेशन साइज नंबर के हिसाब से डिक्रीज करती जाती है। तो ग्रासेस, फिर उसके बाद उससे कम नंबर रैबिट, फिर उसके कम नंबर फॉक्स, और सबसे कम नंबर जो होगा वो टॉप कार्निवोर या लायन का होगा। मैं इन शॉर्ट बना देता हूँ, जो पिरामिड का शेप है वो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ, ये ग्रास है, ये रैबिट है, ये फॉक्स है, ये लायन है। आप फूड चेन पीछे से देख लीजिएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन हमने पीछे पेपर पे लिखी थी, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। पिरामिड का शेप कैसा आएगा? ये अपराइट हो गया, सीधा पिरामिड है। पूछा यही जाता है किस कैटेगरी का पिरामिड किस इकोसिस्टम के लिए किस शेप का होता है, इतना ही पूछा जाता है। किसी को बना के दिखाना नहीं है, सिर्फ समझने के हिसाब से बना रहे हैं। अब पॉन्ड या लेक में आपने फूड चेन क्या लिखी है? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिश। ऑब्वियस सी बात है कि फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक है, तो नंबर अनकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा नंबर आएगा। उससे कम नंबर जूप्लैंक्टन का, उससे कम नंबर क्रस्टेशियंस का, उससे कम नंबर फिशेस का। तो यहाँ भी पिरामिड कैसा आएगा? सीधा आएगा, अपराइट। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, फिशेस, है ना? ये भी कैसा हो गया? अपराइट हो गया। आप ओशियन का बनाएंगे तो स्मॉल फिश के बाद एक बिग फिश आ जाएगी, लार्ज फिश आ जाएगी, तो बस पिरामिड में एक ट्रॉफिक लेवल बढ़ जाएगा, शेप तब भी ऐसे ही रहेगा। ये फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, क्रस्टेशियंस है, फिशेस है, और यहाँ पे जो है वो लार्ज फिश आ जाएंगी।
तो ये भी कैसा आएगा, अपराइट हो जाएगा। अभी मैंने एक ट्री इकोसिस्टम की लिखी हुई है फूड चेन। ट्री की फूड चेन क्या थी, पैरासिटिक वाली। ट्री पे बर्ड्स हैं और बर्ड्स पे एक्टोपैरासाइट है। तो नंबर के हिसाब से ट्री सिंगल है, और एक ट्री पे बर्ड्स का नंबर 50 हो सकता है, और एक बर्ड पे पैरासाइट का नंबर 100 है, तो उसके हिसाब से 50 इंटू 100 यानी 5000 हो सकता है। तो नंबर बढ़ता जाएगा, जबकि यहाँ नंबर कम हो रहा था, अब बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें प्रोड्यूसर को बेस पे रखना है, तो इसलिए पिरामिड का शेप कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। ये ट्री हो गए, ये बर्ड्स हो गई, और ये पैरासाइट्स हो गए। और अब अगर आप फॉरेस्ट का बनाएंगे, तो फॉरेस्ट में एक्चुअली क्या है, फॉरेस्ट में बीच का ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड शेप के हिसाब से कैसा है, ये इन्वर्टेड। अगर आप फॉरेस्ट का बनाएंगे तो फॉरेस्ट के लिए कैसा आएगा, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो तो है ही सबसे ज्यादा, बट उससे ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ जो ग्रासेस हैं उन पर डिपेंडेंट हर्बीवोर कम है, लेकिन ट्री पे देखा जाए तो एक ट्री पे डिपेंडेंट जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। अब फॉरेस्ट की डोमिनेटेड बाय ट्री स्पीशीज है, तो एक ट्री पे डिपेंडेंट जो हर्बीवोर होंगे वो नंबर ज्यादा ही आएगा। हालांकि जब भी आप हर्बीवोर को कार्निवोर से कंपेयर करते हो, तो हर्बीवोर से कम नंबर कार्निवोर का होता है और उससे कम नंबर स्मॉल कार्निवोर का होता है। तो नीचे से तो ऐसा आएगा, ऊपर से ऐसा आएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। ये प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर 1 और कार्निवोर 2। ये कैसा कहलाता है, ये फ्यूजी फॉर्म है। केवल एक यही केस ऐसा है जहाँ पे पिरामिड का शेप कैसा है, इंटरमीडिएट है। पूछा जाता है कि फ्यूजीफॉर्म पिरामिड कब आएगा, तो फ्यूजीफॉर्म पिरामिड बनेगा पिरामिड ऑफ नंबर का इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है, और कभी भी जो है वो फ्यूजीफॉर्म नहीं आएगा, बाकी या तो अपराइट आएगा या इन्वर्टेड आएगा। तो ये एक सिंपल कैटेगरी लेडी सिंपल फूड चेन को कंसीडर करते हुए हमने बना लिया। कोई और गिवन फूड चेन हो तो उसका पिरामिड आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सेकंड केस क्या आएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास देख लेते हैं। अब हम वेट के हिसाब से बनाएंगे, नंबर को छोड़ दीजिए, किसका वेट कितना है उसके हिसाब से आप बना लीजिए, और हमारे पास इकोसिस्टम यही रहेंगे। ग्रासलैंड में सीधी सी बात की जाए तो ग्रासलैंड में ग्रासेस का जब आप वेट निकालोगे तो क्विंटल में निकल के आएगा, तो मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए ऐसे ही आएगा, अपराइट। ठीक, पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक है। अगर माइक्रोस्कोपिक होंगे तो उनका वेट नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो पॉन्ड और लेक के लिए फिर ये रिवर्ट कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, फिशेस, तो ये इन्वर्ट कर गया, इन्वर्टेड हो गया। ऐसे जब आप ओशियन का बनाएंगे तो बनेगा तो ऐसे, बट एक लेवल और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ओशियन में एक भी वेल कंसिडर कर ली तो वो वेट के हिसाब से बहुत ज्यादा आ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, स्मॉल फिश, और यहाँ पे लार्ज फिश, तो ये भी इन्वर्ट कर गया, बदल गया। मतलब इकोसिस्टम तो सेम है, पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम है, बट इसके लिए नंबर का बनाओगे तो अपराइट और बायोमास का बनाओगे तो इन्वर्टेड। हालांकि ग्रासलैंड के लिए देखोगे तो नंबर का भी अपराइट आ रहा है और बायोमास का भी अपराइट आ रहा है। अगर आप ट्री के लिए बनाओगे तो ट्री वेट में अकेला है लेकिन वेट में सबसे ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। और जो एक्टोपैरासाइट्स हैं उनका वेट निकालोगे तो फ्यू ग्राम निकल के आएगा। तो ये सिंगल ट्री हो गया, ये बर्ड्स हो गई, और ये पैरासाइट्स हो गए, तो ये अपराइट हो गया। और ऐसे अगर आप फॉरेस्ट का बनाओगे तो फॉरेस्ट में ट्री का वेट अगर आपने निकाला तो वो सबसे ज्यादा निकल के आएगा, बिकॉज ट्री ही फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, कार्निवोर फर्स्ट, कार्निवोर सेकंड, तो ये भी कैसा हो गया, अपराइट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, नंबर की जगह बायोमास कंसिडर किया, तो पिरामिड का शेप जो है वो बदल गया। तो आपको ये याद ये रखना है किस इकोसिस्टम के लिए किस कैटेगरी का पिरामिड किस शेप में आता है। बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी, नंबर, बायोमास, अभी हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी, शेप
अपराइट, इन्वर्टेड या फ्यूजिफॉर्म, और इकोसिस्टम जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो कंसीडर कर सकते हैं। एक थर्ड कैटेगरी है लास्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी के हिसाब से कहें तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होती है, उसके बाद एनर्जी हर्बीवोर्स में होती है और सबसे कम एनर्जी कार्निवोर में होती है। एनर्जी का रूल है कि वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ही करेगी। जब भी आप फूड चेन बनाओगे तो एनर्जी डिक्रीज ही करेगी। तो इसका मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी जब बनाएंगे तो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बनाए, इट इज ऑलवेज अपराइट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये ऑलवेज अपराइट आएगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई केस ही नहीं है। दिस इज ऑलवेज अपराइट। क्यों ऐसा है? एज द एनर्जी is progressively decrease in an ecosystem। जब भी आप इकोसिस्टम, यही एनर्जी फ्लो है, अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप एनर्जी के हिसाब से बनाएंगे तो हमेशा प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम हर्बीवोर की, उससे कम कार्निवोर की। तो पिरामिड का शेप कैसा आएगा? ये ऑलवेज अपराइट आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अब ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस, ये ऑप्शंस हो गए आपके रेड वाले, पूछा जाए कि किस इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑलवेज अपराइट आता है, वॉट एवर विल बी द क्राइटेरिया। तो आंसर हो जाएगा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में चाहे नंबर का बनाओ, चाहे बायोमास का बनाओ, चाहे एनर्जी का बनाओ, सारे केस में कैसा हो गया? अपराइट हो गया। हालांकि पॉन्ड लेक या ओशियन में नंबर का बनाओगे तो अपराइट है, बायोमास का बनाएंगे तो इन्वर्टेड, और एनर्जी का बनाएंगे तो भी वो अपराइट आएगा। ऐसे ट्री के लिए बनाओगे तो नंबर आएगा तो इन्वर्टेड, अगर बायोमास एनर्जी आएगा तो अपराइट। और फॉरेस्ट है तो उसके लिए बायोमास एनर्जी का अपराइट आएगा, और फॉरेस्ट में जो नंबर का है वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से किस इकोसिस्टम में पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, तो आंसर फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट में या तो अपराइट आएगा, अपराइट, अपराइट, इंटरमीडिएट। फॉरेस्ट में कभी भी इन्वर्टेड नहीं बन सकता। और ग्रासलैंड में आप देखोगे तो कभी भी इन्वर्टेड नहीं आएगा। ग्रासलैंड में तो हर कैटेगरी में अपराइट आएगा, फॉरेस्ट की एक कैटेगरी में इंटरमीडिएट भी आ सकता है। तो पिरामिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम के 2 क्वेश्चंस होते ही है, चैप्टर छोटा है लेकिन इसका वेटेज 2 क्वेश्चंस होगा। इकोलॉजी का टोटल वेटेज लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस का है। तो आप मान लीजिए कि 4 चैप्टर्स ऑफ इकोलॉजी, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस इकोसिस्टम से, 2 बायोडाइवर्सिटी से, 3 पॉल्यूशन वाले चैप्टर से, और 3 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो 9 to 10 क्वेश्चंस का एक एवरेज वेटेज निकाला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिरामिड्स के बारे में, है ना। पिरामिड की टेक्निकल लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी कि पिरामिड अलग अलग फूड चेन का अलग अलग बनेगा। आप मल्टीपल फूड चेन का या फूड वेब का एक साथ नहीं बना सकते। पिरामिड के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए अगर हम अलग अलग फूड चेन का बनाते भी, तो एक केस में जैसे हमने देखा कि एक फूड चेन है ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन, तो लायन 4th ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई कर रहा है। दूसरी फूड चेन है ग्रास, डियर, लायन, तो लायन 3rd ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई कर रहा है। तो लायन की जो पोजीशन है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में बदल जाएगी, ग्रास की नहीं बदलेगी, क्योंकि ग्रास तो हमेशा 1st लेवल ही ऑक्युपाई करेगा। किसी हार्बीवोर की नहीं बदलती, क्योंकि हार्बीवोर 2nd लेवल को ही ऑक्युपाई करेगा। जो भी पोजीशन चेंज होती है वो हमेशा कार्निवोर की होती है। आप डियर को कहाँ ले जाओगे? ग्रास से ऊपर ही बनाओगे ना, और तो कहीं नहीं ले आ सकते। लेकिन लाइन को आप अलग अलग फूड चेन में अलग अलग जगह सेटअप कर सकते हो। एक तो ग्रास डियर लाइन का केस हो सकता है, एक ग्रास रैबिट फॉक्स एंड लाइन का केस हो सकता है। तो लाइन का ट्रॉफिक लेवल 3rd भी हो सकता है, लाइन का ट्रॉफिक लेवल 4th भी हो सकता है। तो पिरामिड में अगर हम लाइन बनाते तो किस जगह पे बनाते तो ये डाउटफुल हो जाता। तो इसीलिए फूड वेब के लिए आप पिरामिड नहीं बनाते। मल्टीपल फूड चेन के लिए एक साथ पिरामिड नहीं बनाया जा सकता। किसी भी सिंगल फूड चेन के लिए पिरामिड को ड्रॉ किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। ये इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, हम जो पढ़ते हैं नेक्स्ट वो प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी एनसीईआरटी में पहले ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ये आगे पीछे हो सकते हैं, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। तो अवर 4th सेक्शन इज प्रोडक्टिविटी। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है,
और इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी सिंपल कहलाती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास बनाने का जो रेट होगा वो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ये रेट है तो ऑब्वियस है कि इसको आप पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस तरीके से आप लेके आएंगे, है ना। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या कहलाएंगी, वो डिपेंड करता है। अगर आप मास के हिसाब से लेके आ रहे हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या तो ये यूनिट बना लीजिए। अगर आप एनर्जी के हिसाब से लेके आना चाहते हैं तो एनर्जी को हम किलो कैलोरी में लेते हैं, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यूनिट एरिया यूनिट टाइम, आप चाहे तो एनर्जी ले लीजिए या ग्राम ले लीजिए। इसे एक सिंपल सा है कि अगर आप 1 kg कोई वेजिटेबल लाते हैं तो या तो 1 kg वेजिटेबल आएगा, वेट हो गया, या दैट वेजिटेबल कंटेन्स दिस मच ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरी और जूल। फिलहाल हमने किलो कैलोरी लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज में या तो एनर्जी होगी या उसका मास होगा, तो आप चाहे तो मास के हिसाब से प्रोडक्टिविटी लिख लीजिए या एनर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो यूनिट्स बनेंगी, प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर मास ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और एनर्जी इट हैज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये याद रखना है कि जो मास होगा वो ड्राई मैटर होगा। हमने बहुत पहले कभी मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था, तब मैंने बोला था कि जब भी कभी आप पैरामीटर यूज करेंगे तो वहाँ पे ड्राई बेसिस पे करते हैं, ड्राई वेट बेसिस पे कंसीडर की जाती है। तो ये जो ग्राम लिखा हुआ है, जो मास लिखा हुआ है, वो ड्राई वेट बेसिस पे है ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये ड्राई वेट बेसिस पे जो आप ग्राम ले रहे हैं वो ड्राई मैटर मिलेंगे। फ्रेश वेट पानी के साथ है, ड्राई वेट पानी को हटाने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा। अब जो प्रोडक्टिविटी है ये 2 टाइप की है, ऐसे लिख लेते हैं। एक प्रोडक्टिविटी कहलाती है हमारी ग्रॉस, एक कहलाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले ऐसे कर लेते हैं, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या आएगी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स जितना बनाएंगे पर यूनिट एरिया पर ईयर वो प्राइमरी कहलाएगी, और जो कंज्यूमर्स बनाएंगे हेटेरोट्रॉफ वो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 अलग अलग प्रोडक्टिविटी आ सकती है, ये हो गया। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी 2 अलग अलग टाइप की है। एक कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट में जीपीपी कहलाएगा, और एक कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी कहलाएगा। अब ग्रॉस क्या है, ऑटोट्रॉफ कैसे बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस छोड़ दीजिए, अब यहाँ फोटोसिंथेसिस कंसीडर कर लीजिए। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी बनेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द टोटल कैप्चर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैप्चर किस फॉर्म में होती है, या तो फोटोसिंथेसिस होगी या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड होगी। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो आएगी वो फिर कीमोसिंथेसिस कहलाएगी। तो ग्रॉस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये रेट है ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू, कैसे बनेगी, थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब द रेट ऑफ टोटल कैप्चर, टोटल कैप्चर कितना है वो आप करेंगे। कैप्चर किस चीज का, एनर्जी का। सन की लाइट को कितना कैप्चर किया गया, उससे जितना भी बायोमास प्रोडक्शन होगा वो ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी यूज कर ही लेता है प्लांट्स भी। अगर ग्लूकोज बना रहा है तो सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज
यूटिलाइज इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में निकालने के बाद जितना बचेगा, क्रॉस में से रेस्पिरेशन निकाल दें तो जितना भी बचेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, है ना। ये क्या है, दिस इज द बैलेंस एनर्जी। है ना, बैलेंस जितना भी निकल के आएगा, या बैलेंस एनर्जी ले लीजिए या बायोमास ले लीजिए। रिमेनिंग आफ्टर ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, वो रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स। जैसे भी अभी हम प्रोड्यूसर वाला एंगल ही पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आएगा, तो फिर वो एनपीपी कहलाएगी, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एनपीपी है वो क्या है, जीपीपी में से रेस्पिरेशन निकाल दीजिए, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। तो क्रॉस में से रेस्पिरेशन में जो यूज होने वाली एनर्जी थी या बायोमास था उसका डिडक्शन कर देंगे, तो जो बैलेंस एनर्जी या मास बनेगा वो बैलेंस एनर्जी या मास जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी कहलाएगा। तो उसके हिसाब से ये निकल के आएगा। अब यहाँ से कुछ डेटा दे दिया जाता है कि मान लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं तो उनकी एनपीपी कितनी आती है, डेजर्ट की कितनी आती है। तो सिंपल है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, आप बुक में भी एक बार देख लीजिएगा। मैं फिलहाल जो मुझे अभी राइट नाउ जो याद है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम आता है, अगर आप मोस्ट प्रोडक्टिव लिखोगे ओवरऑल, फिर ये हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सब काउंट कर रहे हैं, तो फ्रेश वाटर जहाँ पे मैरीन से मिलता है वहां पे एस्चुरी बनता है, तो वो एस्चुराइन इकोसिस्टम कहलाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, एस्चुराइन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा निकल के आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्वेटिक है। एस्चुरी जहाँ फ्रेश वाटर मैरीन वाटर से मिलेगा, जहाँ रिवर ओशन से मिलती है, वहां पे एस्चुरी का फॉर्मेशन होगा, और वहां प्रोडक्टिविटी जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के एग्जाम्पल में आता है। हालांकि अगर हम टेरेस्ट्रियल में लें, मोस्ट प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाए तो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम निकालें तो ये, अगर हम मास के हिसाब से लिखते हैं तो लगभग ये अराउंड 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, लगभग 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। अगर और हमने एरिया हेक्टेयर में लिया है, मीटर स्क्वायर की जगह हेक्टेयर में कन्वर्ट, तो ये 20 टन है। आप चाहें तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लीस्ट प्रोडक्टिव की बात करें, तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी डेजर्ट की होती है ना। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में जो आएंगे वो डेजर्ट आएंगे, तो डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाएंगे। लगभग 1 टन से भी अगर देखा जाए तो बहुत कम है, ये लेस देन 1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ऐसा कोई ये जो फिगर लिखा हुआ है वो नहीं पूछा जा रहा, बस ये जरूर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा है, सबसे कम प्रोडक्टिव कौन सा है, एक्वेटिक में प्रोडक्टिव कौन सा है, या टेरेस्ट्रियल में प्रोडक्टिव कौन सा है। तो इस तरीके से तो क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस है आपको आप याद रखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे केस में आएगा, प्रोडक्टिविटी एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन, या हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ लेंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपको इजी है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जल्दी हो जाएगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उसके हिसाब से आप याद रखिएगा। तो उसमें पूछा जाता है गैसियस, सेडिमेंट्री, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बुक में बनी भी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं।
किसी भी साइकिल को ड्रॉ करने के लिए बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सोर्स क्या है और उसका सिंक क्या है, मतलब कहाँ से वो चीज आती है और कहाँ वो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हम कार्बन साइकिल बनाते हैं, उसमें आपके ग्लोबल कार्बन साइकिल दी हुई है। ग्लोबल इसलिए क्योंकि हम पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो कार्बन का जो मेजर सोर्स है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोर्स हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहाँ से आती है वो चीज अलग अलग है। अब इसका सिंक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कोई यूज हो सकता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज है तो दैट यूज इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है एंड दैट इज बाय द प्लांट। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक हुआ वो सिंक क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वही कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, बेसिकली शुगर बन गया या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बन गए। और इस फूड चेन के हिसाब से यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लांट की बॉडी से निकल के एनिमल बॉडी में जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? आपने तो अभी यही पढ़ा कि कंज्यूमर तो कोई प्रोडक्शन करते नहीं है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ लिखा है कि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्लांट्स जो बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स जो बनाएंगे, और प्रोड्यूसर्स कैसे बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। तो कंज्यूमर अगर कोई चीज बना रहा है तो कैसे बनाएगा? आप सोच के देखो, तो कंज्यूमर तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो यहाँ पे सिंथेसिस यानी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन का मतलब है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हम एनर्जी में ये पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये ठीक है कि बीइंग एन एनिमल हमारी बॉडी स्टार्च नहीं बना सकती और हमें स्टार्च की जरूरत है, तो हम पोटैटो या राइस को यूज करते हैं। पहले हम उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं एंड देन ग्लूकोज से हम अपने हिसाब से ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन है वो भी सिंथेसिस ही है, वो भी बायोमास प्रोडक्शन में ही काउंट होगा। तो हम जितना भी बनाते हैं दैट इज बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। प्लांट्स जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो किसी मेटल को रॉ फॉर्म में यूज करती है, उसके ओर को यूज करती है, और कुछ ऐसी हैं जो ऑलरेडी एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय बनाती है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो रॉ फॉर्म में आयरन को यूज कर रही होंगी, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो स्टील को डायरेक्टली यूज करती है और स्टील को होल्ड करके स्टील से बनने वाली डिफरेंट आर्टिकल्स बनाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी है कि ग्लूकोज बनाने के लिए या फाइनली स्टार्च बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, तो फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और जब हम इसी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसको रीअरेंज करके उससे ग्लाइकोजन बनाएंगे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंसेस आएंगे। तो जैसे ग्लोबल कार्बन साइकिल की बात हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन जो सिंक होगा वो फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर देखा जाए कि एटमॉस्फेयर में CO2 सबसे ज्यादा आती कहाँ से है, तो ऑब्वियस है कि वो रेस्पिरेशन से आती है। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। एनिमल और प्लांट रेस्पिरेशन के टाइम पे यही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक छोटी सी साइकिल तो यही हो गई, CO2 प्लांट्स में गई, प्लांट से एनिमल में गई और एनिमल और प्लांट के रेस्पिरेशन से वापस आ गई। हालांकि नेचर में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस और भी हैं। तो जब आप बुक में देखोगे तो आपको ग्लोबल कार्बन साइकिल के हिसाब से मिल जाएगा। बस पूछा यही जाता है कि कार्बन का एनुअल फिक्सेशन कितना होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो डिसॉल्व स्टेट में कहाँ है। तो ये सब चीजें हैं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम आगे कर लेंगे। अभी हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया, इसके बाद हमें भी डिकम्पोजिशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये चीजें पढ़नी है। लास्ट में इस चैप्टर में इकोसिस्टम सर्विसेज दिया हुआ है कि नेचर जो हमें देती है इकोसिस्टम के फॉर्म में जो सर्विसेज देती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इन सर्विसेज की कॉस्ट हमें पे करनी पड़े, और स्पेशली हमें उनकी कॉस्ट देनी है जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एंड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो अगर हमें प्लांट्स को पे करना पड़े तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का नाम आएगा जिन्होंने
इस टाइप की कैलकुलेशन की हुई है, इकोसिस्टम की सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये कवर अप हो जाएगा और हम इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हम वो भी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, प्रोडक्टिविटी तक ही कंप्लीट हो गया। एक बार जितना मैंने पढ़ाया वो एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लीजिएगा, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो आप फर्दर नोट कर सकते हैं। क्लास इज ओवर, एनी डाउट?